पाकिस्तान के बीच में गुपचुप क्या चल रहा है, जानेंगे। 5 दिनों की यात्रा क्या खुफिया अधिकारियों ने की थी और वहीं भारत ने भी अब बॉर्डर पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल पुरस्कार विजेता और माइक्रो फाइनेंस के जनक के रूप में विश्वविख्यात है, अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति छात्र आंदोलनों और नागरिक समाज के समर्थन के बाद हुई थी, जिन्होंने हसीना के 15 साल के शासन को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि यूनुस की सरकार को शुरू में लोकतंत्र की बहाली और सुधारों के लिए उम्मीद की किरण माना गया, लेकिन 9 महीनों में उनकी नीतियों ने देश को गहरे संकट में डाल दिया। आर्थिक पतन। बांग्लादेश, जो पहले आर्थिक प्रगति का प्रतीक था, अब भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। कारखाने बंद हो रहे हैं, गैस आपूर्ति बाधित है और उद्योगपतियों ने इसे टिक टिक करता समय बताया है। यूनुस की सरकार ने जमाते इस्लामी, हिजबुत तहरीर जैसे कट्टरपंथी संगठनों को खुली छूट दे दी है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर 2010 से अधिक हमले हुए हैं, जिनमें 157 घर लूटे गए, 69 मंदिरों को नुकसान पहुंचा और कम से कम 5 हिंदुओं की हत्या हुई है। यूनुस ने दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच चुनाव कराने की बात कही, लेकिन सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने दिसंबर 2024 तक चुनाव की मांग की है। यूनुस की ये देरी उनकी सत्ता को लंबा करने की रणनीति मानी जा रही है। यूनुस ने भारत के साथ मजबूत रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों को कमजोर किया है, जबकि पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों को बढ़ाया है। उन्होंने बांग्लादेश को म्यांमार में अमेरिका चीन के बीच छद्म युद्ध का हिस्सा बनाने की कोशिश की है, जैसे कि रखाइन कॉरिडोर का प्रस्ताव। यूनुस की सरकार ने भारत के साथ संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। मार्च 2025 में उनकी टिप्पणी, जिसमें उन्होंने भारत के साथ पूर्वोत्तर राज्यों को भूमिबद्ध बताया और बांग्लादेश को भारतीय समुद्र तट तक पहुंच का एकमात्र संरक्षक कहा, भारत को नाराज किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे अपमानजनक और निंदनीय बताया है। इसके अलावा यूनुस के सलाहकार महफूज आलम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा की बांग्लादेश में शामिल करने का एक नक्शा साझा किया। यूनुस ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को गर्म किया, जो 1971 के युद्ध के घावों को अनदेखा करता है। अप्रैल 2025 में बांग्लादेश के विदेश सचिव जासिमुद्दीन ने पाकिस्तान से 1971 के युद्ध के लिए औपचारिक माफी मांगी और $4.5 अरब की राशि की मांग की गई, लेकिन यूनुस की नीतियां इस मांग के विपरीत दिखती हैं। इसके अलावा लालमोनिरहाट में चीन और पाकिस्तान की फंडिंग से सैन्य हवाई अड्डे के पुनरुद्धार का प्रस्ताव भारत के लिए रणनीतिक खतरा है, क्योंकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में है। अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि यूनुस और सेना प्रमुख वकारुज्जमा के बीच तनाव बढ़ा, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए, लेकिन अब जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं बता रही हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के जो टेंशन है वो दूसरे लेवल पर जाएंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए हालिया दिनों में कई कदम उठाए हैं। रक्षा सहयोग में कई फैसले लेने के बाद दोनों देश अब मोबाइल फोन निगरानी, इंटरसेप्शन और सोशल मीडिया निगरानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के नेशनल रेडियो और दूरसंचार निगम के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर जनरल अजमत शब्बीर 25 मई को चुपचाप 5 दिन की ढाका यात्रा पर पहुंचे थे। उनकी यात्रा के बारे में सामने आई जानकारी से पता चलता है कि दोनों देश वेब इंटेलिजेंस पर डील कर सकते हैं। अजमत शब्बीर ने ढाका की अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दौरान बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग और राष्ट्रीय दूरसंचार निगरानी केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबी बैठकें की। उन्होंने बांग्लादेशी अधिकारियों से मोबाइल फोन इंटरसेप्शन, साइबर स्पेस वॉर ट्रेनिंग और वेब विशेषज्ञता साझा करने का प्रस्ताव रखा। दोनों पक्षों में सहमति बनी कि अब बांग्लादेश में BTRC और NTMC के अधिकारियों की टीम पाकिस्तान जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा के हरिपुर स्थित NRTC का दौरा करेगी। पाकिस्तान ने अपने अधिकारियों की इस यात्रा का चर्चा नहीं की। जनरल अजमत शब्बीर और उनके 2 अधीनस्थ NRTC सहयोगी पाकिस्तान से सीधे बांग्लादेश नहीं पहुंचे थे। उन्होंने पाकिस्तान से अमीरात की फ्लाइट लेकर दुबई के लिए उड़ान भरी और फिर वहां से ढाका
ढाका पहुंचे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने वापसी के लिए 30 मई को ढाका से एयर अरेबिया की फ्लाइट को चुना। NRTC पाकिस्तानी सरकार के स्वामित्व वाला रक्षा उत्पादन संगठन है जो पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्रालय के तहत आता है। NRTC सैन्य रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग, सीमा सुरक्षा प्रणाली, एंटी ड्रोन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉर, रोबोटिक्स, AI और साइबर सुरक्षा से संबंधित तकनीक पर काम करता है। बांग्लादेश के NTMC का काम भी खुफिया निगरानी का है। बांग्लादेश का NTMC करीब 2.5 साल पहले अचानक चर्चा में आया था। ये तब हुआ था जब कुछ रिपोर्टों से पता चल रहा था कि इस संस्था ने इजरायली आपूर्तिकर्ता पासीटोरा से व्हीकल माउंटेड निगरानी टूल स्पीयरहेड सिस्टम खरीदे हैं। स्पीयरहेड सिस्टम में उन्नत निगरानी उपकरण शामिल थे। इसका इस्तेमाल कुछ दूरी के भीतर कंप्यूटर और मोबाइल फोन में स्पाईवेयर इंजेक्ट करने के लिए किया जाता है। ब्रिगेडियर जनरल शब्बीर की यात्रा के बाद माना जा रहा है कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा नौकरशाही निगरानी संबंधी तकनीक के लिए इजराइल की जगह पाकिस्तान को चुनने के लिए ये कर रहे हैं। बांग्लादेश की मोबाइल फोन की सक्रिय निगरानी और वेब इंटेलिजेंस प्रणाली की खरीद भविष्य में पाकिस्तान से हो सकती है। इससे पाकिस्तान को बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक और मौका मिल जाएगा। लेकिन भारत के लिए ये सही नहीं है और ऐसे में भारत को बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना होगा। अभी क्या हुआ है, बांग्लादेश ने शेख मुजीबुर रहमान के एकदम से यादों को पूरी तरीके से अब मिटा ही दिया है और इनमें अब वो दिखलाना ही नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके का कोई कॉन्टेक्ट था। खैर, अब भारत की तरफ से डिटेल में बातचीत हो रही है। एक तो पुशबैक हो रहा है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं उनको वापस से भेजा जा रहा है। और दूसरी बड़ी चीज ये भी देखने को मिल रही है कि भारत अब यहाँ फेंसिंग को लेकर भी, बाड़बंदी को लेकर भी आगे बढ़ रहा है। भारत चाहता है कि तेजी से तेजी बाड़बंदी हो जाए। वैसे बॉर्डर को सुरक्षित करना भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहे हैं, ऐसे में तीनों देश कभी भी भारत के लिए मुसीबत बन सकते हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने 1 जून 2025 को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता दौरे के दौरान सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित की गई थी। बैठक का मुख्य ध्यान भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी को पूरा करना था। लगभग 520 किलोमीटर सीमा अभी भी बिना बाढ़ के है, जिसमें सुंदरबन जैसे नदी प्रधान और दूरस्थ क्षेत्र शामिल हैं। बांग्लादेश में अस्थिर राजनीतिक स्थिति, विशेष रूप से जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों, भारत और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बलों BSF और BGB के बीच समन्वय को मजबूत करने की बात हो रही है ताकि यहाँ बाड़बंदी हो सके। हालांकि बांग्लादेश के साथ सुरक्षा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जमाते इस्लामी और ISI का प्रभाव यहाँ बढ़ रहा है। अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहे हैं। तस्करी और अपराध यहाँ पर शुरू हो रहा है। मालदा, कूच बिहार जैसे क्षेत्रों में मवेशी तस्करी, हथियार तस्करी, मानव तस्करी आम है। बाड़बंदी बिना इन गतिविधियों को रोकना बहुत मुश्किल है। एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग, मालदा और सिलचर जैसे क्षेत्रों में ड्रोन निगरानी, उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षा LED लाइट्स की स्थापना की मंजूरी दी गई है। BSF की सक्रियता की बात करें तो BSF ने मालदा और कूच बिहार जैसे क्षेत्रों में फॉरवर्ड पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।